तो P1 समतल का अभिलंब कौन है? देखो, अभिलंब के घटक कौन से हैं, यानी इस समतल के घटक कौन से? 2, -1 और 1, ये P1 समतल के अभिलंब के घटक है, ठीक है। और P2 समतल के अभिलंब के घटक कौन से है? वो है आपके 1, 1 और 2, ठीक है। अब देखिए, P1 व P2 के मध्य कोण जो है, मैंने बताया था आपको कैसे निकालेंगे, इन दोनों अभिलंबों के घटकों के मध्य कोण से ज्ञात करेंगे। तो ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू, यानी यहाँ से A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइड बाई अंडर रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए A1 A2 ये आपको दिया हुआ ही है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2, ठीक है। बट्टा में क्या हो जाएगा? इसका वर्ग करो तो ये हो गया 4 + 1 + 1, यहाँ हो गया 1 + 1 + 4। ये क्वेश्चन तो कोई मुश्किल है ही नहीं, क्या दिक्कत हुई इसमें? ये 2, ये माइनस का 1 और ये 2, 2 2 4 -1 कितना हो गया? 3, बट्टा में यहाँ अंडर रूट 6, यहाँ पे अंडर रूट 6, तो ये हो गया कोस थीटा इक्वल टू आ गया आपका 3 बटा अंडर रूट 6 और 6 हो जाएगा, तो ये हो गया 1/2। 1/2 कब होता है मान? थीटा इक्वल टू कब होता है? 30 डिग्री पे होता है ना भाई, या 60 पे होता है? बोलो बोलो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 क्या कह रहा है? 4 कह रहा है सदिश 3i की दिक् कोजें ज्ञात कीजिए। देखिए सदिश क्या है? सदिश है आपका 3i, ठीक है। 3i सदिश है, तो इसमें आपको पता है इसके दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे? इसके दिक् अनुपात हो जाएंगे 3, i का घटक कितना है? 3, j वाला है नहीं, k वाला भी है नहीं, तो ये दिक् अनुपात हो गए। अब अपने को देखना है कि इसका जो परिमाण जो है, यानी इसके वर्गों का जो है योगफल का अंडर रूट जो है वो कितना आ रहा है? वो आ रहा है 3 ही आएगा भाई, ठीक है। तो इसका परिमाण कितना है? इसका परिमाण है 3 इकाई। कितना है? ये आपको स्पष्ट दिख रहा है यहाँ से सीधा सीधा, तो 3 इकाई आता है। दिक् कोजाएं क्या हो जाएगी? दिक् कोजाओं के लिए हम क्या करते हैं? परिमाण का भाग लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगी 1 0 0, ठीक है। वैसे भी आपको सीधा सीधा पता चल रहा है कि ये सदिश किसकी दिशा में है? आई कैप की दिशा में। तो आई कैप की दिशा में इकाई सदिश कौन होता है? आई कैप ही होता है। तो आई कैप का दिक् कोजाएं कितनी हो जाएगी? 0 0 हो जाएगी, ठीक है। 9th वाले क्वेश्चन में क्या है? LX + MY + NZ = स्मॉल p है, ठीक है। ये अभिलंब रूप समीकरण है। कौन सा है? अभिलंब रूप समीकरण है। अभिलंब रूप समीकरण का ध्यान रखना। अभिलंब रूप समीकरण में क्या होता है? ये स्मॉल p जो है ये समतल की मूल बिंदु से दूरी है, ठीक है। क्या क्या हम जानते हैं? देखिए समतल की मूल बिंदु से दूरी है, ठीक है, बताया था ना अभिलंब रूप में। दूसरी चीज, ये जो एक्स वाई जेड के घटक है L M N जो है वो समतल के अभिलंब सदिश, समतल के अभिलंब सदिश की क्या होती है? ये दिक् कोजाएं होती है। क्या होती है? दिक् कोजाएं, या फिर ऐसा बोल सकते हैं अगर सदिश रूप में हो तो समतल के अभिलंब इकाई सदिश होता है ये, ठीक है ना। तो ये अगर दिक् कोजाएं हैं तो इनका वर्गों का परिमाण जो है, योगफल जो है वो कितना आएगा? 1 आएगा। ये 3 बातें तो हम जानते हैं, इनके अलावा कोई बात है तो वो गलत होगी। देखिए इसमें क्या है? P के प्रत्येक मान के लिए समतल मूल बिंदु से गुजरेगा, ये बात गलत हो गई ना भाई, यहाँ पे गया वाला गलत हो गया। LMN समतल के अभिलंब की दिक् कोजाएं हैं, P समतल की मूल बिंदु से दूरी है, ये सब जानते हैं, ठीक है। किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से इसमें। 10th पे चलते हैं।
10th खेला, एक समतल के निर्देशीय अक्षों एबीसी पर इस प्रकार काटता है कि त्रिभुज एबीसी का केंद्रक 1 2 3 है, तो समतल का समीकरण होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10th जो है उसमें हम क्या करेंगे, इसमें फटाफट देख लेते हैं। वैसे हमने बहुत सारे कर लिए, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई है और ये जेड है। जूम कर लेते हैं। एक समतल जो है निर्देशीय अक्षों को कहाँ पे काटता है, ए बी सी पर काटता है। और ए जो है इसको मान लेते हैं ये x1, 0, 0 होगा। ये बी बिंदु जो है 0, y1, 0 होगा। और ये सी बिंदु मान लेते हैं 0, 0, z1 होगा। यहाँ किसी को मेरे ख्याल से कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ये मूल बिंदु है, ठीक है। ये इनमें यहाँ मान लेते हैं ये P जो है वो केंद्रक है, ठीक है। इसको दे रखा है आपको 1 2 3, ये क्या है, केंद्रक है ABC का, ठीक है। ABC का केंद्रक है भाई। अब देखिए ABC से गुजरने वाला समतल, ABC से गुजरने वाला ABC से गुजरने वाला समतल बताइए क्या है। वो हो जाएगा आपका x बटा x अक्ष पे काटी गई दूरी कितनी है, x1 प्लस y अक्ष पर अंतःखंड कितना काट रहा है, y1 प्लस z अक्ष पर z1 इक्वल टू 1। ये समतल का समीकरण होगा, ठीक है। अब हमें क्या दिया हुआ है, अब हमें ये दिया हुआ है त्रिभुज ABC का केंद्रक क्या है, 1 2 3 है। तो त्रिभुज ABC का केंद्रक, ABC का केंद्रक जो है सूत्र से हम जानते हैं कितना होता है, इन तीनों x1 y1 z1 यानी तीनों के x वाले निर्देशांक को जोड़ करके 3 का भाग देना है। तो ये हो जाएगा आपका x1 प्लस 0 डिवाइड बाई 3, 0 प्लस y1 प्लस 0 डिवाइड बाई 3, 0 प्लस 0 प्लस z1 डिवाइड बाई 3, ठीक है। ये हमें किसके बराबर दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है 1 2 3, ठीक है, क्योंकि ये पहले से ही केंद्रक दिया हुआ है, ठीक है। और ये हमने ABC पे जो निर्देश अक्षों को समतल जहाँ काटता है वो बिंदु हमने माने हैं, ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों को बराबर रखोगे आप, देखिए इसको इसके बराबर रखोगे आप, 1 के बराबर रखो, तो यहाँ से x1 का मान 3 आ जाएगा, y1 का मान जो है वो आपका 6 आ जाएगा और z1 का मान जो है वो 9 आ जाएगा, ठीक है। ये जो समीकरण नंबर 1 में आप रख दो, ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे हम, ठीक है। समीकरण 1 में x1 y1 और z1 का मान रखने पर ये आपका हो जाएगा x बटा 3 प्लस y बटा 6 प्लस z बटा 9 इक्वल टू 1। ये आपका समतल का समीकरण हो जाएगा, ठीक है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में ये दिया हुआ है दो बिंदुओं P का स्थिति सदिश दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है, 2i कैप, है ना, प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप। Q दिया हुआ है आपको -4i -2j प्लस k, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब देखिए P और Q की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो P Q के अंदर देखिए क्या है, ये आपका जैसे समतल है, ठीक है। इस समतल में सिचुएशन को देखना क्या है, ये कह रहा है पी क्यू के लंबवत और Q से गुजरने वाला, तो ये Q मान लेते हैं और ये P मान लेते हैं, ठीक है। इन दोनों के लंबवत, ठीक है, और Q से गुजरने वाला, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, QP वेक्टर या PQ वेक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से QP वेक्टर यदि आप निकालोगे तो वो आपको पता है P में से Q को घटा दो, तो 2i में से -4i घटाएंगे तो ये 6i कैप, ठीक है। और ये -2j में सॉरी j में से -2 घटाएंगे तो ये प्लस का 3j कैप और ये प्लस का 2k कैप। ये आ गया आपका QP वेक्टर, ठीक है। अब समतल का समीकरण ज्ञात करने के लिए हमें एक तो वो बिंदु चाहिए जिससे समतल गुजरता हो, और एक क्या चाहिए, एक जो है वो समतल के ये अभिलंब सदिश ये चाहिए, ठीक है। तो अब आपको पता है क्या होता है, हाँ भाई, देखिए यहाँ से जो इसके QP के घटक है, QP के घटक देख लो आप, ये हो जाएंगे, ये आपके क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 6 3 एंड 2, ठीक है। और Q बिंदु के अगर बिंदु की बात करूं तो Q हो जाएगा आपको -4 -2 और 1, ये आपका Q बिंदु हो गया, ठीक है।
अब एक बिंदु रूप जो समतल का समीकरण है, एक बिंदु रूप समतल का समीकरण, ये सबसे पहले जो हमने बनाया था वो ये था x माइनस x1 प्लस a प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू जेड माइनस z1 इज इक्वल टू 0। ये है ए बी सी। कौन है? ए बी सी जो है इसके क्यूपी के घटक है, यानी अभिलंब के घटक है। तो रख दो यहाँ पे 6, 3, 2 को रख दो। x माइनस x1 इसको घटा दो तो ये प्लस 4 हो गया, प्लस ये हो जाएगा आपका 3 इंटू ये घटाओ तो ये कितना हो गया, y प्लस 2 हो गया। ठीक है, प्लस सी कितना है 2, जेड माइनस z1 यानी ये हो गया जेड माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, यहाँ से गुणा भाग करो तो ये हो गया आपका 6x प्लस 3y प्लस 2z। ठीक है, मैंने पहले x y z को गुणा कर दिया, फिर यहाँ से आएगा 6 चौके 24 प्लस का, यहाँ से प्लस 6 आएगा और यहाँ से माइनस का 2 इक्वल टू 0 आएगा। तो यहाँ से ये 28 प्लस का होगा। ठीक है, तो ये हो गया 6x प्लस 3y प्लस 2z प्लस 28 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें अगर सदिश रूप निकालना चाहो आप तो सदिश रूप में हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड को तो आर वेक्टर बना देते हैं, फिर डॉट में 6, 3, 2 से ये सदिश बना दो तो ये हो जाएगा आपका 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप प्लस 28 इक्वल टू 0। ठीक है भाई, अब इसमें से देख लो आप कौन सा क्या आ रहा है। ठीक है, आगे आंसर मेरे ख्याल से गए वाला आ गया क्या? तो नंबर 12वां जो है वो दे रखा है आपको L माइनस 5m प्लस 3 माइनस 5m प्लस 3n इक्वल टू 0। ये आपका संबंध यानी LMN जो है वो आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, सेकंड इक्वेशन है 7l स्क्वायर प्लस 5m स्क्वायर, 7l स्क्वायर प्लस 5m स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर इक्वल टू 0। ये समीकरण नंबर 2 है। ठीक है भाई, ये जो दो संबंध दे रखे हैं इनमें से जो है दो रेखाओं की क्या है, दिक्कोजाएं हैं। दो रेखाओं की दिक्कोजाएं हैं, इन्हें अपने को ज्ञात करना है। यानी इन दोनों समीकरणों द्वारा दी गई है तो हमें क्या करना है, इन्हें ज्ञात करना है। ठीक है, तो समीकरण है इन्हें हमें क्या करना है, सॉल्व ही करना है। सॉल्व करके LMN की जो दिक्कोजाओं के रूप में जो वैल्यू आएगी वो हमें ज्ञात करनी है। देखिए हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर जो 1 है, समीकरण 1 से हम क्या करते हैं, L की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। समीकरण 1 से L इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5m माइनस 3n आ जाएगा। ठीक है, ये जो है समीकरण नंबर 2 में रख दो। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण अगर 2 में यहाँ से रखेंगे तो देखिए समीकरण 2 में L का मान रखो तो ये हो जाएगा 7 इंटू 5m माइनस 3n का होल स्क्वायर प्लस 5m स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो तो ये हो जाएगा आपका 25m स्क्वायर प्लस 9n स्क्वायर माइनस 5, ये 15 का डबल कितना हुआ 30 माइनस 30mn। ठीक है ना, यहाँ कोई दिक्कत हो, किसी को कुछ कंफ्यूज हो तो पूछते चलना भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब इसको मल्टीप्लाई कर लो। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 सत्ते कितने हो गए भाई, 175 m स्क्वायर प्लस 63 n स्क्वायर माइनस 7 21 210 mn प्लस 5m स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है भाई, अब इनको जोड़ बाकी घटाओ करो तो ये सब 175 m स्क्वायर प्लस 7 ये कितना हो गया, ये हो गया 180 m स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद में 63 और ये माइनस 3 ये हो गया, चलो पहले इसको लिख देते हैं माइनस 210 mn। ठीक है, 63 और ये इसका हो गया आपका प्लस 60 n स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, मेरे ख्याल से 0 तो कॉमन आ ही रहा है, फिर उसके बाद में 30 भी कॉमन आ रहा है ना, तो 30 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से 30 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 6m स्क्वायर माइनस 7mn प्लस ये हो जाएगा आपका 2n स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, ये 30 जो है वो
जीरो के इक्वल होगा नहीं, तो इसको जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 6m²। अरे मेरी वॉइस क्लियर है क्या? बीच बीच में बोलते जाओ आप। हाँ भाई, जहाँ से भी कोई भी दिक्कत हो बोलते जाना। अब इसके गुणनखंड करेंगे तो फैक्टर कर लेते हैं। देखो ये 6 और 2, इन दोनों गुणा कितना हो रहा है? 12। तो बीच वाले पद के 2 टुकड़े कर दो, तो ये हो जाएगा 6m² माइनस 4mn माइनस 3mn प्लस 2n²। द्विघात समीकरण के जैसे टुकड़े करते हैं ना, 4 ये कितने हो रहे हैं? 12, और इन ये भी गुणा करो तो कितना हो रहा है? 12। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन लो, कितना आ गया? 2m कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में कितना रह गया? 3m माइनस 2n। यहाँ से माइनस का 3 कॉमन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। क्या आ रहा है? ओनली n कॉमन आ रहा है। तो यहाँ रह गया आपका 3m माइनस 2n इक्वल टू 0। इसके गुणनखंड किए हमने, तो ये आ गया आपका 2m माइनस n, और यहाँ से आ जाएगा आपका 3m माइनस 2n इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखिए क्या होगा। यहाँ से होगा 2m माइनस n इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक तो 2m इक्वल टू n, एक तो ये बनेगा, और एक यहाँ से अगर 3m माइनस 2n इक्वल टू 0 पुट करूँ, तो यहाँ से आपका आएगा 3m इक्वल टू 2n। ठीक है, ये दो केस बनेंगे। तो हम पहले सबसे पहला केस ले लेते हैं भाई। ठीक है, पहला केस ये है कि पहला केस में ये है कि 2m इक्वल टू n, ये लिया मैंने। 2m इक्वल टू n लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से यानी n इक्वल टू 2m यदि मैं रखता हूँ, तो आपका ये जो रूप है, इसमें देखिए यहाँ पे आ जाते हैं हम। यहाँ से l इक्वल टू ये है 5m माइनस 3n है। ठीक है, यानी n की जगह अगर मैं 2m रखता हूँ, तो यहाँ से देखिए l इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5m और माइनस 6m हो जाएगा, तो l इक्वल टू हो गया माइनस का m। ये बात समझ में आएगी आपको? हाँ भाई, ठीक है। और ये समीकरण एज इट इज है 2m इक्वल टू n। हम क्या करते हैं, अब ये दो सिचुएशन है, तो इनमें दोनों में क्या करेंगे? m की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से m की वैल्यू कितनी आएगी? ये आएगी n/2। ठीक है, यहाँ से m की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ से m की वैल्यू आएगी l/, ये -1 जो है इसके बटा में ले जाओ, तो ये m होगी। ठीक है भाई। अब m जो है देखिए, इसमें भी m है और इसमें भी m है, इसका मतलब इन तीनों को बराबर रख सकते हैं, यानी m/1 मान लेते हैं, n/2 मान लेते हैं, और l/-1 मान लेते हैं। ये बात मुझे बताओ किसको समझ में आई और किसको नहीं आई? फटाफट बोलो। हाँ भाई, देखिए यहाँ से 2m इक्वल टू n हम लेके चले थे। ठीक है, और यहाँ से l इक्वल टू 5m माइनस 3, ये मैंने यहाँ रख लिया। अब n की वैल्यू कितनी है? 2m है, तो मैंने n की जगह 2m रखा, तो 2 × 3 कितना है? माइनस का 6m बन गया। ये इसको कटापीटी करी तो l इक्वल टू माइनस m आ गया। ठीक है, अब यहाँ भी m है और यहाँ भी m है, दोनों समीकरण में कॉमन कौन है? m है, तो यहाँ से m की वैल्यू n/2 निकलेगी, यहाँ से m की वैल्यू ये -1 इसके बटा में ले जाएंगे, तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा? -l या l/-1 हो जाएगा। अब यहाँ भी m है और यहाँ भी m है, तो दोनों को m को कॉमन रख दिया, तो m/1, यानी m के बटा में कुछ नहीं है, मतलब 1 मान लेते हैं। m/1 किसके बराबर है? n/2 के भी, इधर किसके? l/-1 के भी, तो ये बराबर रख दिया। अब यहाँ से जो है lmn की जो वैल्यू है ना, वो हम डायरेक्टली ये वैल्यू नहीं निकाल सकते, ये अनुपातिक वैल्यू है, तो हम ऐसे बोलेंगे lmn की अनुपातिक वैल्यू कितनी है? अनुपातिक मान कितना है? वो है आपका l का कितना है? -1, m का कितना है? 1, और n का कितना हो गया? 2। ठीक है, ये अनुपातिक मान है, और अनुपातिक मान को ही क्या बोलते हैं? हम दिक् अनुपात बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये आपका दिक् अनुपात है। तो अब हम बात कर लेते हैं दिक् अनुपात, यानी हमें क्या निकालनी है? दिक् कोजाएं। तो lmn की या इनकी दिक् कोजाएं जो है, यानी l² प्लस m² प्लस n² का मान निकालो, कितना हो जाएगा? 1 प्लस कितना हो गया? 4। इनका अगर अंडर रूट यानी परिमाण निकालेंगे, तो ये कितना हो गया? अंडर रूट का 6 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से देख लेते हैं, हमें तो रेखा की क्या निकालनी? दिक् कोजाएं। तो रेखा की दिक् कोजाएं जो है हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? इनको भाग दे दो, तो -1/√6, 1/√6 और 2/√6। ठीक है, ये पहला केस हो गया। ठीक है, समझ आई बात? ये फर्स्ट स्थिति हो गई।
स्थिति नंबर 1 हो गई, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं स्थिति 2। स्थिति 2 का मतलब हमने दूसरा मान क्या निकाला, 3m इक्वल टू 2n। तो देखिए 3m इक्वल टू 2n, ठीक है। और हम जो समीकरण जो मान के चले, l का मान कितना है, l का मान है 5m माइनस 3n है, ठीक है। तो इस बार जो है वो डायरेक्ट तो नहीं रख सकते, लेकिन m या n की किसी एक का मान निकाल लो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से n का मान ही निकाल लेते हैं, या m का मान निकाल लो। तो m का मान कितना आएगा, यहाँ से 2n/3 आ गया, ठीक है। ये मान अगर यहाँ रखूंगा मैं, तो यहाँ से हो जाएगा 5 इंटू, ठीक है। और यहाँ से लिख दो आप 2n/3 माइनस 3n, ठीक है। तो यहाँ से गुणा भाग करें तो ये 10/3 और माइनस 3, यानी एलसीएम लेके इसको जोड़ बाकी करेंगे तो ये आ जाएगा आपका n/3 आएगा। एल का मान कितना है, n/3, ठीक है। क्योंकि 5 दुए 10n/3 माइनस 3, तो लघुत्तम लेंगे तो 3 आएगा, और 10n माइनस 9n/3 हो जाएगा, तो n/3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ भी n है और यहाँ भी n है, तो n का मान निकाल लो। तो यहाँ से देखिए n का मान कैसे निकलेगा, यानी ये 3 इसके गुणा में चल जाएगा और 2 बटा में आ जाएगा, तो ये n हो गया, ठीक है ना। ये इधर से n हो गया और इधर से भी क्या हो गया, n हो गया, दोनों में कॉमन है, यानी यहाँ से इसको लेके जाएंगे तो ये 3l/n हो गया। 3l बराबर कितना हो गया, n। और यहाँ भी है, तो दोनों का n का मान बराबर रख दो, तो n बराबर कितना हो गया, 3/2m हो गया, और n बराबर कितना हो गया, 3l हो गया, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, ये जो पूरी समीकरण है इसमें 3 का भाग दे दो, 3 का भाग देंगे तो ये n/3 हो गया, और ये m/2 हो गया, और ये l/1 हो गया। हमने क्या किया, 3 से भाग दे दिया, ठीक है भाई, 3 से भाग दे दिया। अब lmn के अनुपातिक मान आ गए, फिर से lmn के अनुपातिक मान हो गए, क्या हो गए, अनुपातिक मान आपके हो गए, l का मान 1 है, m का मान 2 है, और n का मान 3 है, ठीक है। तो अब जो हमें क्या चाहिए था, हमें तो रेखा की दिक्कोजयं चाहिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, l² + m² + n² का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। इसका मान 1 + 4 + 9, ठीक है। इसका अगर अंडर रूट करेंगे तो ये आपका 9 और 4 13 और 1 14, अंडर रूट 14 हो गया, ठीक है। अब देखिए रेखा की दिक्कोजयं कैसे निकलती है, दिक्कोजयं, ठीक है। तो दिक्कोजयं जो है, देखिए हम जनरली क्या मानते हैं, lmn को दिक्कोजयं मानते हैं, लेकिन यहाँ lmn जो है तो दिक्कोजयं, लेकिन उनका अनुपातिक मान आया है, यानी जो दिक्कोजयों का मान होता है वो एग्जैक्ट नहीं आया है, अनुपातिक मान है। जब तक इनके परिमाण का वर्ग 1 नहीं हो जाता तब तक वो जो है वो दिक्कोजयं नहीं होती, चाहे भले ही उसको lmn से रिप्रेजेंट कर रखा है हमने, ठीक है। तो रेखा की दिक्कोजयं कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 1/√14, 2/√14, 3/√14, ठीक है। तो ये जो है वो दोनों रेखाओं की क्या होगी, दिक्कोजयं होगी। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या है, अक्षों पर प्रक्षेप दे रखा है। तो अक्षों पर जो प्रक्षेप होता है, अक्षों पर प्रक्षेप जो है वो क्या होता है, अदिश घटकों के बराबर होता है, बराबर होता है अदिश घटकों के, ठीक है। अदिश घटकों के बराबर होता है, यानी जिस रेखा की बात हो रही है उस रेखा की मैं बात करूं तो रेखा के प्रक्षेप जो है, रेखा के प्रक्षेप आपको दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं, -3 4 -12, -3 4 और -12, ठीक है। तो यानी कि इस रेखा का, इस रेखा यानी ये रेखा जो है उसको मैं अगर मूल बिंदु से बना मिलाने वाली रेखा की बात करूं, यानी ओपी रेखाखंड की बात करूं, तो ओपी रेखाखंड जो है, यानी इसको बिंदु मान लेता हूं मैं P, इसको पॉइंट मान लेता हूं P। तो ओपी रेखाखंड का जो सदिश बनेगा वो आपका हो जाएगा, यानी ओपी वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा -3i + 4j -12 k, ठीक है। ये जो है यानी अक्षों पर जो प्रक्षेप दे रखा है उससे
अक्षों पर किसी रेखाखंड का यदि प्रक्षेप दे रखा हो तो मूल बिंदु से मिलाने वाली रेखाखंड यदि हमें बनाना हो तो मूल बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड यानी वो हो जाएगा आपका सदिश या पी बिंदु का स्थिति सदिश। तो वो इस प्रकार से हो जाएगा। अब ओपी रेखाखंड का परिमाण क्या हो जाएगी? रेखाखंड की लंबाई हो जाएगी। ठीक है, यूं मान लो कि अगर किसी बिंदु तक हम पहुंचते हैं तो पहले हमें एक्स अक्ष के अनुदिश कुछ दूरी चलनी पड़ती है, फिर वाई अक्ष के अनुदिश चलना पड़ता है, फिर जेड अक्ष के अनुदिश कुछ ना कुछ चलना पड़ता है। तो जो एक्स अक्ष के अनुदिश चली गई जो दूरी होती है वही उस रेखाखंड का या मूल बिंदु से मिलाने वाली रेखाखंड का एक्स अक्ष पर प्रक्षेप होता है। इसी प्रकार से वाई अक्ष के अनुदिश चली गई जो दूरी होती है वो उस बिंदु का मूल बिंदु से मिलाने वाली रेखाखंड का वाई अक्ष पर प्रक्षेप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका आ जाएगा 9 + 16 + 144। तो ये कितना हो गया? 169 हो गया क्या? 169 यानी ये 13 हो गया। तो 13 इकाई लंबाई जो है उस रेखाखंड की लंबाई है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन उस रेखाखंड के दिक् कोजाओं की। तो रेखाखंड ओपी की दिक् कोजाएं क्या हो जाएगी? मैंने आपको बताया था कि सदिश में रेखाखंड जो 3D में जो रेखाखंड है वो सदिश के अंदर एक सदिश है। ठीक है, वो यहाँ पे ये लिंक करने वाला ही है। अब दिक् कोजाओं के लिए हम क्या करते हैं, इसके -3 यानी जो ये दे रखे हैं वो एक तरह से आपको दिक् अनुपात दिए हुए हैं। तो दिक् अनुपात दे रखे हैं, दिक् अनुपात में परिमाण का भाग दे दोगे तो ये आ जाएगा आपका दिक् कोजाएं आ जाएगी। बोलो भाई, इसमें कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, बस इसने नाम जो है अक्षों पर प्रक्षेप दे के कंफ्यूज कर दिया। सिद्ध कीजिए बिंदु ए बी सी और ए डेस बी डेस सी डेस को मिलाने वाली रेखाखंड की बात हो रही है। यानी हमें क्या करना है, ए कोमा बी कोमा सी ये पी पॉइंट मान लेते हैं और क्यू पॉइंट जो है वो ए डेस बी डेस और सी डेस ये दे रखे हैं। तो पी क्यू रेखा का समीकरण हमें बनाना आता है। ठीक है, पी क्यू यानी पी इस बिंदु को मान लिया और क्यू इस बिंदु को मान लिया। ठीक है, यानी पी क्यू रेखा का यदि मैं समीकरण बनाऊं तो देखिए क्या बनेगा। पी क्यू रेखा का समीकरण आपको पता है, दो बिंदुओं मिलाने वाले रेखा समीकरण क्या होगा? x - a, एक तो वो ऊपर बिंदु घटा देते हैं y - b बटा z - c। हमने क्या किया, इस बिंदु को तो x y z में से घटा दिया। अब पी क्यू रेखाखंड के हमें क्या करना है, दिक् अनुपात बनाने हैं। यानी रेखाखंड का दिक् अनुपात कैसे बनेगा? दो बिंदुओं में से एक बिंदु में से दूसरे बिंदु घटाना है, तो ए डेस में से ए घटा दो। ठीक है, इधर बी डेस माइनस बी कर दो, सी डेस माइनस सी कर दो। ठीक है ना, ये पी क्यू रेखा का दिक् अनुपात हो गया। पी क्यू रेखाखंड का जो दिक् अनुपात है वो क्या हो जाएंगे? दिशा सूचक हो जाएंगे। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत बार कर रखे हैं। दो रेखाओं को मिलाने, दो बिंदुओं मिलाने वाली रेखा तो ये बन गई। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। ठीक है, ये रेखा बन गई, ये एल मान लेते हैं। अब हमें सिद्ध करना है, यदि एल मूल बिंदु से गुजरे, मूल बिंदु से गुजरे तो ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश इक्वल टू क्या प्रूव करना है हमें? पी डैश होना चाहिए। ठीक है, अब जहां पी क्या है, जहां पी जो है स्मॉल पी जो है यानी इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी दी हुई यानी ओपी है, और पी डैश क्या है, यानी इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी दी हुई है। यही तो दिया हुआ है आपको कि यदि ये एल मूल बिंदु से गुजरे तो आपको ये सिद्ध करना है। ठीक है ना, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। जहां पे क्या है, पी क्या है, इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी, और पी डैश क्या है, इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी। तो सबसे पहले इन दूरियों को भी निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 लिख देते हैं। ओपी की बात करें तो अच्छा भाई, इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी, मेरे ख्याल से इसमें किसी कोई दिक्कत है ही नहीं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही होगा क्या? पी डैश यानी इसकी मूल बिंदु से दूरी कितनी हो जाएगी? ये भी सीधा सीधा यही हो जाएगा, ए डैश का स्क्वायर। इसको ब्रैकेट में रख देते हैं, 12 मत समझ लेना। ठीक है, बी डैश का स्क्वायर प्लस सी डैश का
स्क्वायर। ठीक है भाई। अब देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 को मूल बिंदु से गुजारने पर ठीक है, अगर मैं समीकरण 1 को मूल बिंदु से गुजारूंगा तो क्या होगा, एक्स वाई जेड की जगह मूल बिंदु मैं रखूंगा तो ये समीकरण संतुष्ट होनी चाहिए भाई। भाई अगर कोई रेखा किसी बिंदु से गुजरती है तो इसका मतलब यही होता है कि वो बिंदु उसमें रखेंगे तो समीकरण संतुष्ट होगी। सिंपल सी बात है ना। तो मैंने क्या कर दिया, समीकरण 1 को मूल बिंदु से गुजार दिया तो यहाँ एक्स की जगह 0 रखूंगा। मूल बिंदु 0 0 ही होता है भाई। तो ये 0 माइनस बी, बी डेस माइनस बी इक्वल टू 0 माइनस सी बटा में सी, सी डेस माइनस सी। ठीक है, ये मूल बिंदु से अपन ने गुजारा। मूल बिंदु से गुजारने पर ये कंडीशन होने वाली है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, अगर ये तीनों बराबर है तो इसका उल्टा भी बराबर होगा, यानी मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं। ठीक है, ठीक है। अब हम चाहें तो माइनस को, यहां से माइनस को काट भी सकते हैं भाई। ये माइनस माइनस सब में कॉमन है तो इसको भी काट सकते हैं। चलिए काट देते हैं। ए डेस माइनस ए, जहां से दिखना बंद हो जाए फटाक से बता देना। इसके बाद वाली लाइन दिख जाएगी क्या आपको? ठीक है भाई, माइनस माइनस काट दिया। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों ए का इन सब के बटा में भाग लगा देता हूँ। ठीक है, एक लाइन और लिख दूं क्या, ये ए डेस बटा ए। ठीक है, अब देखिए ये ए डेस यानी ए जो है ए डेस के बटा में भी चल गया, इधर भी बटा में जाएगा तो यहाँ एक हो जाएगा। ए बटा ए क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा ना भाई। ये बी डेस बटा बी माइनस बी बटा बी क्या हो जाएगा, एक बराबर यहाँ से सी डेस बटा सी माइनस एक हो गया। अब ये तीनों यदि बराबर है तो इन तीनों में यहाँ माइनस एक देखो ये सब में एक जैसा है, तो मैं चाहूँ तो इसको भी काट सकता हूँ, या यूं बोल लो कि तीनों के अंदर +1 कर दो। तीनों में अगर मैं यहाँ +1 करूंगा तो +1 करने से ये कट जाएगा, यहाँ से भी कट जाएगा, यहाँ से भी। जब तीनों बराबर है तो इनमें एक जैसा कोई भी प्रकार का ऑपरेशन या संक्रिया में लगा सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से ये बात निकल के आएगी कि ए डेस बटा ए बराबर बी डेस बटा बी बराबर सी डेस बटा सी। ठीक है ना, इनका अनुपात बराबर है। ठीक है भाई, अब एक बात, अनुपात का कंसेप्ट ध्यान रखना, ये अनुपात का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है ना, ये अनुपात के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तीन अनुपातों, इस प्रकार से तीन संख्याओं का अनुपात यदि बराबर है तो मैं इसके बराबर क्या लिख सकता हूं, देखो मैं इसके बराबर इनके वर्गों का योगफल भी लिख सकता हूं। ये अनुपात का कंसेप्ट है। क्या लिख सकते हैं अपन, अंडर रूट ए डेस का स्क्वायर प्लस बी डेस का स्क्वायर प्लस सी डेस का स्क्वायर बट्टा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अनुपात में क्या होता है, जब तीन संख्याओं का अनुपात यदि बराबर हो तो उन अनुपातों का ऊपर वालों का वर्ग करके जोड़ करके अंडर रूट कर सकते हैं और नीचे वालों का वर्ग करके जोड़ करके अंडर रूट में रख सकते हैं। ये भी अनुपात जो है इनके ही बराबर होगा। ये अनुपात का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है भाई, ये कैसे होता है ये अगर आप जानना चाहो तो इसके बाद में बता देंगे। ठीक है ना, वैसे ये छोटी क्लासों की बातें हैं। ठीक है, इसके बराबर के रख के हम यहाँ मानेंगे तो बिल्कुल ये भी बराबर आएगा। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि जैसे यहाँ से ए डेस बटा ए बराबर बी डेस बटा बी बराबर सी डेस बटा सी, मैं इसको देखना चाहूं तो ये मेरा यहाँ से क्या बन के आ रहा है, पी डेस बन रहा है। तो यानी ये मेरा बन गया पी डेस और ये बन गया पी। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको और इसको यदि मैं बराबर रखता हूँ, ये चारों बराबर है तो इसको और इसको यदि मैं बराबर रखता हूँ तो यहाँ से क्या निकल के आया, देखिए यहाँ से ए डेस का मान निकल के आएगा। इस ए को मैं इधर वज्र गुणा कर दूंगा तो ये हो जाएगा पी डेस ए बटा पी। समझ आई बात? इसी प्रकार से इसको और इसको यदि बराबर रखते हैं तो यहाँ से बी डेस का मान निकल के कितना आएगा, बी या पी डेस
बी बटा पी आएगा, ठीक है। और इसको यदि बराबर रखते हैं तो यहाँ से निकल के आएगा सी डैश बराबर पी डैश सी बटा पी, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारे पास जो है वो बन चुके हैं। अगर ये रेखा मूल बिंदु से गुजरती है तो ये निकल के आता है हमारे पास रिजल्ट। हमने इसको पूरा सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने के बाद में ये रिजल्ट हमारे पास निकल के आता है कि यदि ये रेखा मूल बिंदु से गुजरेगी तो ऐसा ऐसा होगा। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? फटाफट बोलो बेटा। नहीं है? चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब हमें सिद्ध क्या करना है? हमें देखिए सिद्ध ये करना है, जो सिद्ध करना है वो ये है कि ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश इक्वल टू पी डैश प्रूव करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये मेरी कौन सी साइड है? ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड में यदि मूल बिंदु से गुजरती है तो ऐसा ऐसा होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में ए डैश बी डैश और सी डैश का मान रख दूंगा, ठीक है भाई। मूल बिंदु से गुजरेगी तभी तो ऐसा होगा, और मूल बिंदु से यदि गुजरेगी और तब यदि ऐसा होता है तो मैं इस में जो सिद्ध करना है उसमें से एक साइड में ये मान रख देता हूँ। तो यहाँ मान रख दिया मैंने। ए इंटू ए डैश का मान क्या रखना है? पी डैश ए बटा पी। तो ये हो गया पी डैश ए बटा पी, ठीक है। प्लस बी इंटू बी डैश का मान क्या रखना है? पी डैश बी बटा पी। इसी प्रकार से प्लस सी इंटू पी डैश सी बटा पी, ये मैंने मान रख दिया। अब इनमें से देखिए कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन जो है वो आ रहा है आपका पी भी आ रहा है बटा से और पी डैश भी आ रहा है ऊपर से। पी डैश बटा पी ये कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में रह गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है भाई। ए से ए गुणा हो गया, यहाँ बी से बी गुणा हो गया, यहाँ सी से सी। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है क्या? मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देखो यहाँ समीकरण ये इससे देखो इधर, इससे अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान निकाल लूँ तो मैं इधर दोनों तरफ वर्ग करूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? पी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये पी डैश बटा पी इंटू यहाँ गुणा में क्या आ गया? पी स्क्वायर आ गया। तो पी से पी को यदि मैं कैंसिल करूंगा तो ये क्या आ गया? पी डैश आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब ये राइट हैंड साइड के इक्वल हो। लेकिन ये कब आया है? ये जब आया है जब ये रेखा मूल बिंदु से गुजरेगी, ठीक है, अन्यथा नहीं आएगा। अगर ये मूल बिंदु से गुजरेगी तो ही ये आ सकता है भाई, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। अब देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जैसे जो ये आपकी 3D वाली एक्सरसाइज है, 14वीं जो प्रश्नावली है, इसमें क्या होता है? एक सवाल बड़ा आता है हर बार। क्या रहता है? एक सवाल बड़ा 6 नंबर का आता है और एक 1 नंबर का आता है। ये इसका रेशियो रहता है हर बार। इस बार क्या रहेगा ये अभी बताना मुश्किल है, क्योंकि जब स्कूल खुलेगी उसके बाद में क्या गाइडलाइन रहती है। लेकिन अगर पिछले साल तक की हम बात करें तो एक साल मतलब एक क्वेश्चन जो है वो बड़ा आता है और एक छोटा आता है। तो बड़े सवाल यानी 6 नंबर वाले सवालों की मैं बात करूं तो इस 14वीं प्रश्नावली में बहुत कम है। यानी जैसे ये 6 नंबर के लायक है। इससे पहले वाला हमने एल वाला किया था, LMN वाला क्वेश्चन नंबर 12वां, ये भी 6 नंबर के लायक है। तो 6 नंबर लायक यदि आप सवाल सारे इसमें से ढूंढोगे तो मुश्किल से आपको 10 सवाल मिलेंगे। यानी इस चैप्टर में से अगर बड़ा सवाल 6 नंबर वाला आता है तो कन्फर्म है कि वो 10 सवाल आप ढंग से कर लेना, उस 10 से 12 एक भी नहीं आएगा, ठीक है। लास्ट ये उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु P माइनस 2 1,2 से गुजरता है, दो सदिशों ए और बी के समांतर है। तो देखिए जो हमारा समतल है, क्वेश्चन नंबर 15, समतल जो है जो हमें ज्ञात करना है वो कहाँ से गुजरता है? वो P माइनस 2,1,2 से गुजरता है, ठीक है। दूसरी बात, दो सदिश ए व बी के समांतर है। सदिश ए वेक्टर बराबर माइनस आई के प्लस 2j के, बी वेक्टर है आपका 5i माइनस j प्लस के।
5i माइनस जे प्लस के, ठीक है। तो ए व बी के समांतर है, ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के समांतर है। अब देखिए एक बात बताते हैं आपको कि समतल का समीकरण ज्ञात करने के लिए, जैसे ये मान लेते हैं यहाँ समतल है, तो समतल का समीकरण ज्ञात करने के लिए जो है आवश्यक प्रतिबंध है, यानी इसके लंबवत एक सदिश चाहिए जिसको हम अभिलंब सदिश बोलते हैं। ये तो जरूरी है, इसके बिना समीकरण नहीं बनने वाली। और एक वो बिंदु चाहिए जहां से ये समतल गुजरता हो, या कोई एक अन्य कंडीशन चाहिए। तो देखिए यानी ये समतल का समीकरण मुझे निकालना है। जैसे मान लेते हैं ये समतल है, तो उसमें उसने क्या दिया है, इस समतल के समांतर दो सदिश दिए, जैसे ये ए वेक्टर है और ये भी क्या है, बी वेक्टर है, यानी समतल के समांतर दो सदिश दिए। तो समतल के समांतर दो सदिश है, जैसे मान लीजिए कि मैं आपको बताता हूं, ये समतल है, ठीक है, ये समतल है, दिख रहा होगा, ये समतल है और इसके समांतर दो सदिश दिए, वो ये इस प्रकार से कंडीशन है, देखना है ना, ये इस प्रकार से, ये दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर इस प्रकार से है और ये समतल के समांतर है। अब आपको पता है मुझे क्या चाहिए, समतल का समीकरण बनाना है, मुझे तो इसके लंबवत सदिश चाहिए। तो लंबवत सदिश देखिए, दो सदिशों से, यानी कि जो समतल के लंबवत सदिश होगा वो जो है ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के भी क्या होगा, लंबवत होगा, ठीक है। तो मैं ये मान लेता हूं समतल के अभिलंब सदिश n वेक्टर, समतल के अभिलंब सदिश n वेक्टर या समतल का अभिलंब सदिश n वेक्टर ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के भी लंबवत होगा। ये बात किसको समझ में नहीं आई? बोलो बोलो फटाफट बोलो भाई, जिसको नहीं आई ये बोल दो, ठीक है ना, क्योंकि वो इस प्रकार से सदिश है। अब मुझे इधर चाहिए तो ये ए और बी के भी लंबवत है। अब आपको पता है जब हमें दो सदिशों के लंबवत सदिश चाहिए तो याद करो हमने वेक्टर में क्या किया था, उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया था। सीधा सीधा सा अगर उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दोगे तो हमें ऐसा सदिश मिल जाएगा जो उन दोनों सदिशों का क्या होगा, लंबवत होगा। तो चलिए फटाफट कर देते हैं, आई जे के, ठीक है, इनके ए और बी का कर दो तो ये -1 2 -3 5 -1 और 1, तो ये इसको गुणा करो तो ये हो गया 2 और माइनस का 3 हो गया, तो ये हो गया माइनस का आई कैप, ठीक है। ये पहले से ये हो गया आपका -1 और ये हो गया आपका प्लस का 15, तो ये हो गया माइनस का 14 जे कैप, ठीक है। के कैप की बात कर लेते हैं तो ये होगा प्लस का 1 और माइनस के 10, तो ये हो गया माइनस का 9 के कैप। मेरे ख्याल से सही है ये, है ना, ठीक है। तो एन वेक्टर हमारे पास में आ गया, एन वेक्टर आ गया, यानी एन वेक्टर के दिक् अनुपात क्या हो गए, के दिक् अनुपात हो गए, हाँ, ये एन वेक्टर के दिक् अनुपात हो गए भाई, एन वेक्टर के दिक् अनुपात हो गए। तो एक बिंदु रूप आप जानते हो क्या होता है, एक बिंदु रूप समतल का क्या होता है, एक बिंदु रूप, एक बिंदु रूप समतल जो है वो आपको सबसे पहले ही पहले बताया था, इसमें ये था a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस बी इंटू एक्स माइनस सॉरी y माइनस y1, ठीक है, कल भी ऐसा क्वेश्चन किया था हमने। चलिए अब बात कर लेते हैं एक बिंदु रूप समतल, ये हो गया। तो इसमें ए बी सी कौन है, ये इसके दिक् अनुपात है x माइनस x1, यानी ये बिंदु है, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं क्या हो जाएगा, एक का मान है -1, तो -1 इंटू एक्स माइनस 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 प्लस 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद में माइनस का 14 y माइनस y1, तो ये हो जाएगा y -1 -9 इंटू जेड माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो गया आपका -x -2 -14y प्लस 14 -9z प्लस 18 इक्वल टू 0, ठीक है। तो -x -14y, ठीक है, और -9z
-2 और तो -2 ये करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, ठीक है? 12 और 18 30 हो गए, तो ये +30 = 0 हो गया। इसको सही तरीके से लिखेंगे तो x +14y + 9z -30 = 0, ठीक है? ये समतल का समीकरण हो गया। इसका अगर सदिश रूप देखें तो r वेक्टर डॉट ये हो जाएगा आपका i कैप प्लस 14 j कैप प्लस 9 k कैप -30 = 0, ठीक है? अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ जो n वेक्टर है वो और यहाँ जो n वेक्टर है वो माइनस से गुणा हो रखा है ना, तो माइनस से गुणा होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें तो समतल के अभिलंब सदिश चाहिए, चाहे वो ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ हो, ठीक है ना? यहाँ मैंने माइनस कॉमन लेके इधर शिफ्ट कर दिया। कोई प्रॉब्लम है क्या भाई?